नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके चैनल यहाँ से अकेडमी में। मैं नीरज दागी। आज का जो टॉपिक है वो अभी रिसेंट में द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो एजेंसियाँ हैं और तमाम बहुत सारे जो CNN, तो उसमें एक जो अभी चर्चित में है कि ईरान पर जो न्यूक्लियर डील पर प्रतिबंध लगे थे वो फिर से सुर्खियों में, क्योंकि जो प्रतिबंध लगाए थे वो ट्रंप साहब ने लगाए थे और वर्तमान में जो बाइडेन साहब हैं तो वो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो वो ये जो मुद्दा है ना फिर से तूल पकड़ लिया। तो हम ये समझेंगे कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये क्या है और अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाए थे तो क्यों लगाए थे, और प्रतिबंध लगे हैं तो विश्व और भारत पर पड़ने वाला इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते ईरान के बारे में कि ईरान कहाँ पर है। ईरान मध्य पूर्वी एशिया का देश है, पश्चिमी एशिया का देश है। ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान है, जबकि इसके पूर्व दक्षिण में पाकिस्तान है और इससे लगा हुआ है भारत। भारत का ईरान के साथ संबंध क्या है? अगर हम संबंध की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंध है, क्योंकि हमारा भारत का जो व्यापार था वो ईरान में जो दजला फरात नदियाँ थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमारे पास जो साक्ष्य मिले हैं वो ये मिले हैं कि ईरान से जो व्यापार होता था वो किसमें क्या कहते हैं, मुद्राओं में होता था, एक्सचेंज होता था। तो व्यापारिक मतलब रिश्तों की बात करें तो प्राचीन रिश्ते हैं हमारे। ईरान का जो एक्चुअल नाम है उसे कहते हैं आर्यों का देश। ईरान क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। दो इसमें यहाँ पर मरुस्थल हैं, जबकि ईरान में दक्षिण में फैला हुआ जाग्रोस पर्वत है। ईरान के पश्चिम की बात करें तो फारस की खाड़ी है, ठीक है। ईरान में एक बंदरगाह है, बंदर ए अब्बास, जो कि सिस्तान प्रांत में है ईरान के, और इसी बंदरगाह के पास में भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं चाबहार प्रोजेक्ट। चाबहार प्रोजेक्ट क्या है? जो कि यह अफगानिस्तान में भारत की जो कूटनीति और आर्थिक व्यापार को बढ़ाने मतलब मार्ग है, इसी चाबहार के मार्ग से ही अफगानिस्तान में व्यापार करते हैं। तो ये जो चाबहार है ये तोड़ किसका है कि सीपेक जो बन रहा है, सीपेक के तहत जो चाइना ने ग्वादर, कराची के पास में अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह बनाया, उसका ये तोड़ है, जो कि 2003 से ही आरंभ हुआ। वर्तमान में जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया ट्रंप साहब ने तो ये थोड़ा सुर्खियों में हो गया। तो समझते हैं हम कि आखिरकार ईरान जो परमाणु डील क्या है। तो ईरान में 1950 से ही क्या हुआ था कि न्यूक्लियर बनाने का कार्य उसने आरंभ किया था, परंतु जो न्यूक्लियर बना रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। हुआ ये कि 2002 में ये सुर्खियों में ये रहा कि भाई जो NPT है, तो NPT चूँकि हुआ ये था कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी की गई, जो परमाणु गिराए गए, तो उससे क्या हुआ कि एक वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया कि वे देश जिनके पास न्यूक्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने प्रयोग किया तो अन्य देश भी ठीक है इसका प्रयोग करेंगे। तो जो विश्व समुदाय में एक मैसेज आता है, तो इसलिए जो कि एक समाज है, समाज वैश्विक समाज है, वो एक पतन की ओर चली जाएगी। वे देश जो न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो इसके लिए एक NPT संधि है, NPT संधि, परमाणु अप्रसार संधि, कि वे देश जो NPT पर हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर वो देश क्या करेंगे कि परमाणु का बड़े जो परमाणु हैं या फिर बड़ी बड़ी हथियार हैं उनको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। जिसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या है IAEA, जिसका मतलब इसका काम क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम ये है कि यह उन देशों पर ऑब्जर्वेशन करती है कि वे देश जो न्यूक्लियर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर
बनता है यूरेनियम से। और यूरेनियम को संवर्धित कितना करना है, अगर 90 देश जो 90% से ज़्यादा न्यूक्लियर को संवर्धित करते हैं, मतलब कि आप न्यूक्लियर बना रहे हैं। परंतु ईरान ने तर्क ये दिया था कि हमारा जो न्यूक्लियर डील है वो हम सिविलियनों के बना रहे हैं, ना कि सैन्य के लिए बना रहे हैं। तो 2002 में, ठीक है, एक विश्व समुदाय को ऐसा खतरा होने लगा कि ऐसा ना हो कि ईरान क्या करने लगे कि ईरान न्यूक्लियर बना लेगा तो क्या होगा कि और जो मध्य एशियाई देश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज और खतरा महसूस करने लगे। तो हुआ ये, तो फिर 2002 में जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने की बात आई, ठीक है, कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करो, एनपीटी पर हस्ताक्षर करो। तो फिर ये हुआ कि ईरान ने उस पर मना कर दिया एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि उसने ये तर्क दिया कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर बनाना है वो हम सिविलियनों के बना रही है, उनकी एनर्जी के लिए बना रहे हैं, ना कि ठीक है सैन्य संरक्षण के लिए। तो फिर 2006 में ये हुआ कि यूएनओ ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो मतलब कोई भी देश उनसे फिर कोई व्यापार नहीं कर सकता। अब फिर हुआ ये कि 2015 में एक न्यूक्लियर डील होती है, 2015 में न्यूक्लियर डील होती है। जुलाई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, वहाँ पर P5+1+ EU इन ने मिलकर और वियना में हस्ताक्षर हुए, और कुछ ईरान पर क्या किए शर्तें रख दी कि अगर ईरान इन शर्तों को फॉलो करेगा तो ईरान न्यूक्लियर को संवर्धित कर सकता है, ईरान क्या कहते हैं यूरेनियम को संवर्धित कर सकता है। तो जो शर्त क्या थी, मतलब शर्त कब हुई, 2015 में ट्रंप साहब ने, ठीक है, कुछ कंडीशन रखे। उसमें वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन मतलब P5+1, P5 मतलब क्या होते हैं, यूएनएससी के जो 5 स्थायी देश, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। +1 में कौन था, जर्मनी भी था, +1 और था EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये भी थे। तो उसमें जो शर्त पहले ये रखी थी कि ईरान जो यूरेनियम है उसका 3.67% तक संवर्धित कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो मतलब वो क्या बना रहा है, वो न्यूक्लियर बना रहा है। तो ठीक है, परंतु इसमें हुआ क्या था कि ईरान ने 90% जो यूरेनियम है उसको एनरिचमेंट किया, संवर्धित किया। बल्कि ईरान इस पर तर्क क्या दे रहा था कि नहीं, हमारा जो यूरेनियम संवर्धित कर रहे हैं वो हम बिजली और नागरिकों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे एनर्जी बनती है, विद्युत प्लांट भी बनती है। तो इसके बाद ये तो शर्त थी पहले। दूसरी शर्त क्या हुई कि मतलब पहला शर्त क्या था कि ईरान 3.67 जो यूरेनियम है उसको संवर्धित कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। परंतु ईरान कितना कर रहा था, 90%, ठीक है, यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था। इसके बाद फिर दूसरी शर्त क्या थी कि कुल जो सेंट्रीफ्यूज होती है, सेंट्रीफ्यूज क्या एक प्रकार की मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, एक प्रकार की मशीन होती है। तो कुल जो सेंट्रीफ्यूज हैं उसमें 2/3 कम करेगा, सेंट्रीफ्यूज को 2/3 कम करेगा। इसके तहत ईरान कितना 6000 जो सेंट्रीफ्यूज है उसको रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। परंतु ईरान के पास 19000 सेंट्रीफ्यूज थे। सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक प्रकार की मशीन होती है जिसका काम क्या होता है कि इसके तहत ही, इस मशीन के तहत ही यूरेनियम को संवर्धन किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज। तो ये दूसरी कंडीशन थी वियना सम्मेलन की। अगली कंडीशन क्या थी कि ईरान पर जो AIEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1997 1957 को, 29 जुलाई इसकी इस समय की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसका ये यहाँ पर हेडक्वार्टर। तो ये क्या करेगा, ये ईरान पर कभी भी जाकर निरीक्षण करेगा कि आप जो यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हो, किसकी, बिजली मतलब सिविलियनों के लिए कर रहे हो कि सैन्य के लिए कर रहे हो। तो ये ऑब्जर्व करेगा वहाँ जाके, उस पर मतलब ठीक है, इसका उसका इंस्पेक्टर करेगा, निरीक्षण करेगा। अच्छा, अगला फिर क्या हुआ कि ईरान और क्या सर मतलब कंडीशन थी वियना कन्वेंशन की कि ईरान पर हथियार 5 वर्ष और जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं वो 8 वर्ष का प्रतिबंध रहेगा, मतलब ईरान पर हथियार 5 वर्ष तक नहीं बनाएगा।
बड़े बड़े हथियार, और जो मिसाइलें हैं वो 8 वर्ष तक प्रतिबंध रहेंगी। ठीक है। अच्छा, इस जो डील हुई है ना P5+1+EU में, यह डील थी GCPOA। यह एक अमेरिका द्वारा एक प्रकार की क्या है, ये साझी व्यापक कार्य योजना है। इसको कहते हैं साझी व्यापक कार्य योजना के नाम से जानी जाती है। कि जो डील हुई थी ना कि भाई ईरान इतने से ज़्यादा इनवेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, 3.67 से ज़्यादा है, ईरान ये हथियार नहीं बना सकता, ये मिसाइलें नहीं बना सकता है ना, और जो सेंट्रीफ्यूज है वो कितना, ठीक है, 2/3 कम करेगा। ये जो डील हुई है, इस डील को कहा गया था साझी व्यापक कार्य योजना का नाम दिया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो एनपीटी है, एनपीटी सुर्खियों में क्यों रहती है एनपीटी, ठीक है ना। एनपीटी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। मतलब कि ये क्या है, इसकी शुरुआत 1968 में होती है और 1970 में यह अस्तित्व में आता है, ये प्रभाव में आता है एनपीटी। एनपीटी में क्या होता है कि कोई भी देश बड़े बड़े जो हथियार हैं और न्यूक्लियर है उसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। परमाणु हथियार को प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है, यह जो एजेंसी है, यह जो संधि है, यह क्या करेगा, परीक्षण करेगी समय समय पर उन देशों में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन देशों को क्या होगा कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत और पाकिस्तान ने भी अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, दोनों ही परमाणु देश हैं। कोई देश भारी मात्रा में नाभिकीय हथियार नहीं रखेगा, ठीक है, अगर आपने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए। साथ ही सैन्य उद्देश्यों से इकट्ठा नहीं कर सकता, मतलब यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर। और जो IAEA है, मतलब है, उसकी क्या करेगा, समय समय पे निगरानी करेगा। वर्तमान में अगर एनपीटी की बात करें तो 190 देश आते हैं एनपीटी जिन्होंने हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप साहब विड्रॉल क्यों किए इस डील से। तो ट्रंप साहब इसलिए विड्रॉल किए क्योंकि ये होता ये है अमेरिका में कि जो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हैं वो नियम तोड़ते हैं, मतलब वो कानून तोड़ते हैं किनके, जिन्होंने, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने जो रूल बनाए हैं वो उनका कानून तोड़ते हैं, वो उनका काम। तो जो ओबामा साहब ने जो कानून बनाया था उसका उल्लंघन इनने कर दिया, ट्रंप साहब ने कर दिया। तो चूंकि अमेरिका ने तर्क ये दिया था कि जो ईरान है वो मध्य एशिया में अगर न्यूक्लियर बना लेगा तो ईरान को खतरा किससे है, सऊदी से। सऊदी कहाँ, फारस की खाड़ी के पश्चिम में, और सऊदी और ईरान में ये क्या है, ये इनकी आपस में लड़ाई है, ये दुश्मन है। क्योंकि ईरान है वो शिया है और सऊदी है वो सुन्नी है। तो सऊदी को डर किससे है, ईरान से है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया तो कहीं ना कहीं ये जो फारस की खाड़ी के देश है इस पर वर्चस्व किसका हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होगा कि ईरान और सऊदीया में दूसरी लड़ाई किस चीज़ को है, इस्लाम को लेकर, कि इस्लाम का चौधरी वो कहते हैं हम बनेंगे, वो कहते हैं, ईरान कहता है हम रहेंगे। तो अब चूंकि सऊदीया है वो सऊदी और इजराइल ये दो किस गुट के हैं देश हैं, ये अमेरिका गुट के देश हैं। तो इन्हें ऐसा लगा कि एक भय सा हो जाए, तो जो मध्य एशियाई देश है यहाँ पर एक अशांति स्थापित हो जाएगी, इसलिए ईरान पर क्या लगा दो, प्रतिबंध लगा दो। तो ट्रंप साहब ने पहला तर्क क्या दिया कि भाई इसलिए हम प्रतिबंध लगा रहा ताकि ईरान जो है वो मध्य एशिया में ज्यादा उसका वर्चस्व नहीं हो पाए। ठीक है। साथ ही क्या हुआ कि अच्छा एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि जो सऊदी है और जो इजराइल है, इजराइल ईरान से जॉर्डन है, जॉर्डन से लगा हुआ है, ठीक है, इजराइल। तो इजराइल और ये जो सऊदी हैं ये चाहते हैं कि भाई इस क्षेत्र में हमारा वर्चस्व रहे, समझे ना। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, और दूसरा तरफ क्या दिया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया तो ईरान कहीं ना कहीं पर रशिया का इम्पैक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं चाइना का भी इम्पैक्ट, तो मतलब ये त्रिगुट ना बन जाए। और अगर ये त्रिगुट बन गया तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, वैश्विक संकट विश्व समाज में एक मतलब क्या है, अस्थिरता आ जाएगी।
एक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, जिससे कि और जो छोटे छोटे देश हैं ईरान से सटे हुए हैं और जो सेंट्रल एशियाई के देश हैं, ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, क्या असहज महसूस कर रहे थे अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया। तो एक जो त्रिकुट का भय है, जो विश्व की सुपर पावर है, वो अमेरिका की एक भय सता रहा था कि ऐसा ना हो कि चाइना और रसिया और ईरान ये त्रिकुट बन जाए और एक सुपर पावर बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भय सता रहा था। दूसरी चीज क्या थी कि आप समझेंगे कि आखिरकार ये आर्थिक प्रतिबंध लगने पर इस पर भारत और विश्व पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो भारत पर प्रभाव ये पड़ेगा क्योंकि भारत ने तोड़ किसका निकाला था, ग्वादर बंदरगाह का तोड़ निकाला था। तो चाबहार था, ग्वादर बंदरगाह जो कि कराची के पास में, चाबहार की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर कम हो जाती है, 80 किलोमीटर की दूरी है। तो चूंकि भारत का एक बहुत बड़ा निवेशक देश कौन है, अफगानिस्तान है, जो कि लैंडलॉक है। तो अफगानिस्तान में पहुंच तो यहाँ से हो पाती नहीं है क्योंकि यहाँ पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। तो अमेरिका जो भारत है ना, वो अरब सागर के मार्ग से और फारस की खाड़ी से एंट्री करके चाबहार के रास्ते से रेल कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं भारत का जो चाबहार जो प्रोजेक्ट है वो प्रभावित होगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो निवेश है भारत का वो भी प्रभावित हो जाएगा। उसके साथ और क्या होगा कि ईरान से भारत का जो क्रूड ऑयल था, भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश है। भारत आयात अमेरिका से भी करता है हथियारों का और ईरान से करता है किसका, क्रूड ऑयल का करता है। तो क्रूड ऑयल लेने वाला ईरान से तीसरा बड़ा देश है भारत। तो चूंकि भारत और ईरान का जो क्रूड ऑयल का जो रिलेशन था वैसा था कि ईरान खुद अपनी शिप भेजता था भारत के पास में, वो भी लाइन ऑफ क्रेडिट पे भारत को भारत से पेमेंट लेता था ईरान। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि मतलब एक टाइम कोई बाउंड नहीं है भाई कि हमें इतने समय के पहले मतलब समय तक आपसे पैसा लेने आराम से देते रहो, ठीक है ना। तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। तो ईरान का खुद शिपमेंट आता था, ईरान का लाइन ऑफ क्रेडिट पे पेमेंट होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर क्रूड ऑयल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्रूड ऑयल आ गया तो भाई अगर जब क्रूड ऑयल बंद हो जाएगा तो हम फिर किससे लेंगे, तो हमारे देश में मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। तो साथ ही साथ जो चालू खाता का जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाएगा भारत में, चालू खाता जो करंट अकाउंट है। इसके बाद फिर क्या होगा कि चाबहार तो बंदरगाह प्रभावित होगा हमारा, अफगानिस्तान की जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वो भी प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद जो भारत की जो पहुंच है कहाँ पर, मध्य एशियाई देश और ठीक है साथ ही साथ रशिया तक, वो कहीं ना कहीं हमारा ठीक है वो प्रभाव भी होगा कि भाई जब हम सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इन देशों में हम कहीं ना कहीं इसी मार्ग से जाते हैं, चलिए ठीक है, चाबहार से ईरान के रास्ते की। तो यहाँ पर हमारा जो बाजार है ये, तो वो बाजार प्रभावित होगा, उन देशों से हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाएंगे। रसिया में हम चूँकि अगर हम रसिया से ऐसे जाते प्रशांत महासागर तो लंबा पड़ेगा, तो हम ईरान के रास्ते ही ठीक है ये कजाकिस्तान से होते रसिया में व्यापार करते हैं। साथ ही साथ और क्या होगा, उत्तर दक्षिण जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा अगर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध है। विश्व पे क्या संकट पड़ेगा, ये तो पड़ा भारत पे संकट है, ठीक है। तो अब भारत को संकट क्या, विश्व में क्या संकट पड़ेगा, विश्व में संकट नहीं पड़ेगा कि वे देश जो जिन्होंने ईरान में निवेश कर रखा था, जैसे कि देखो अब P5 में फ्रांस भी या ब्रिटेन भी, इन्होंने वॉकआउट किया था, ट्रंप के फैसले का विरोध किया था, ठीक है, इनकी सहमति नहीं थी, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो प्रभावित होगा। और जो अन्य देशों का व्यापार ईरान से होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल को लेकर हो, चाहे वो वहाँ पर निवेश को लेकर हो, वो भी अब प्रभावित होंगे। अब होगा क्या कि ईरान, अब देखो रशिया और इधर चाइना, तो चाइना का भी बॉर्डर ईरान से, ठीक है। तो रशिया, ये चाइना और रशिया ये तो वैसे ही अमेरिका खेमे के है नहीं, अमेरिका से इनकी तो बनती दुश्मन है वो एक प्रकार के। तो ईरान कहीं ना कहीं फिर मतलब कैसा उग्र सा स्वरूप लेगा। चाइना और रशिया को अपने देश में मतलब व्यापार के लिए एक व्यापार गुट बन सकता है। तो कहीं ना कहीं विश्व में एक जो तेल का संकट हो, चाहे वो क्या कहते हैं पैसों का संकट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का संकट हो, ये उत्पन्न हो जाएंगे।
तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ईरान पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, परंतु चाइना ने उसका विरोध किया। चाइना ने तो बराबर तेल लिया, और रसिया ने भी, ठीक है, रसिया से भी उसका व्यापार कम नहीं हुआ। तो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो उसने अपने इंटरेस्ट के लिए लगाए, क्योंकि ट्रंप साहब ने कमिटमेंट भी किया था इलेक्शन के दौरान। तो अब कमिटमेंट कुछ नहीं था कि भाई ये होता ही है कि वो उनके रिपब्लिकन के जो लोग होते हैं वो उनके क्या कहते हैं नियम का उल्लंघन करते हैं, और जो डेमोक्रेटिक के लोग होते हैं वो उनके कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। परंतु देखा जाए तो भारत को एक दोनों देशों से बैलेंस बना के चलना होगा। अमेरिका से भी रिश्ते हमें बैलेंस बनाना हो, क्योंकि हम अमेरिका से भी हमें हमारा हित है, साथ ही साथ ईरान से भी हमारा हित है। हम भारत को ईरान थोड़ा अभी क्या है ना, वॉच एंड वेट की स्थिति पर ध्यान देना होगा, थोड़ा अभी देखना होगा कि, क्योंकि जो बिडेन साहब आए हैं तो ये थोड़े कैसे हैं, थोड़े लिबरल टाइप के हैं। ईरान पर उन्होंने कहा भी है कि हम ईरान पर और पेरिस ठीक जल समझौते पर, और जो क्या कहते हैं यूनेस्को में जो भारत अमेरिका विड्रॉल हो गया था वो फिर से पुनः शामिल, तो ईरान पर भी प्रतिबंध हटा सकता है जो बिडेन साहब। वो ईरान पर प्रतिबंध लगा दी तो कहीं ना कहीं भारत का जो चाबहार जो संकट में स्थिति थी वो फिर से पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। तो भारत को अभी थोड़ा क्या है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा, दोनों देशों के साथ बैलेंस बना के कूटनीति स्तर पर चर्चा करनी होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।